निकाह के बाद सनम को हादी के साथ लाकर बिठाया गया। सबने इनकी जोड़ी को सराहा। वो दोनों लग भी बहुत प्यारे रहे थे। फैमिली फ़ोटो बन रहा था, इसलिए तकरीबन सभी स्टेज पर जमा थे। तब सनम की एक कज़न ने शरारत में नीचे झुककर अचानक हादी का जूता उतार लिया। हादी भाई, इतनी आसानी से हम सनम को नहीं ले जाने देंगे। पहले आपको जेब हल्की करनी पड़ेगी और इतनी प्यारी-सी अपनी कज़न हमने आपको दी है, इसलिए 1 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। माहम की बात पर सब हँस दिए। हादी ने जेब से इसी वक़्त चेक निकाल कर साइन किया। बाकी 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं, मगर शर्त है, ये जूता अब मैं अपने साले साहब के हाथों से पहनूँगा। हादी ने चेक माहम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हादी की बात आधे रिश्तेदारों ने मज़ाक में ली, मगर कुछ लोगों की हँसी भी थम गई। सनम ने हल्का सा रुख मोड़कर संजीदगी से हादी की तरफ देखा। हया को भी हादी का इस तरह कहना अच्छा नहीं लगा। चलो भई, बंद करो अब सब ये रस्में, मेरे ख़्याल में अब रुख़्सती का टाइम हो रहा है। बिलाल ने बीच में मदाख़लत करते हुए कहा। 1 मिनट बाबा, शादी की रस्में ही तो शादी को यादगार बनाती हैं, ये तो रस्म है एन्जॉयमेंट के लिए, क्यों माविया? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा तो माविया की पेशानी के बल नुमायाँ हुए। जूता छुपाई की रस्म होती है, जूता पहनाई की ये रस्म तुमने खुद ही बना ली बिलाल। टाइम हो गया है, मेरे ख़्याल में अब इजाज़त लेनी चाहिए। आपके ज़हन ने संजीदगी से बिलाल को देखते हुए कहा। ओ कॉमन भाई, तो बहन के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, ये तो एक रस्म है, इसको एंजॉय करना चाहिए। हादी ने माविया को देखते हुए कहा। दरअसल मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, मुझे जूते पहनाने की नहीं, खिलाने की आदत है, और बहन के लिए मैं अपना सर कटवा सकता हूँ, झुका नहीं सकता। माविया ने 1 लाख रुपए सनम के सर पर से उतार कर वेटर को दे दिया और खुद स्टेज से उतर कर वहाँ से चला गया। ओके खिज़र, अब हम लोगों को इजाज़त दें, अपनी अमानत हम लेकर जा रहे हैं। बिलाल की आवाज़ पर चौंक कर खिज़र ने बिलाल को देखा और इस बात में सर हिलाया। ये माविया मुराद की बहन से पहले खिज़र मुराद की बेटी है, इसका ख़्याल बहुत रखना। खिज़र ने सनम का माथा चूमते हुए कहा और इसके बाद रुखसती का अमल इख्तिताम हुआ। तमाम रसूमात से फ़ारिग होकर सनम को बेडरूम में बिठाया गया। फ़िज़ा, बिलाल के साथ ज़ैन और हूर भी वहाँ मौजूद थे। हूर ने आज हया को अपने साथ चलने के लिए कहा। बरख़िलाफ़ तवक्को माविया ने भी तुम्हें जाना चाहिए, हया को बोला, मगर हया ने ये कहते हुए सहूलत से इनकार कर दिया कि आंटी अंकल आज उदास होंगे, फिर कभी सही। ये ब्रेसलेट उतारना ज़रा। माविया रूम में आया तो हया ने आगे हाथ बढ़ाते हुए नॉर्मल से अंदाज में कहा, जैसे हमेशा इन दोनों के दरमियान दोस्ती रही हो। क्यों, तुम्हारा हाथ दूसरा हाथ टूटा हुआ है? पहले माविया ने एक नज़र संजीदगी से हया को देखा, फिर टका सा जवाब दिया जिसकी हया को उम्मीद ना थी। मुझसे इसका लॉक नहीं खुल रहा, तुम उतार दो। हया ने ढीठ बनकर कहा और मज़ीद अपना हाथ इसके ऊपर सामने करते हुए कहा, इसमें कौन-सी साइंस है जो तुमसे नहीं उतर रहा? हाथ पीछे हटाओ अपना। इसका हाथ नीचे करता हुआ वो चेंज करने चला गया। हया वहीं खड़ी रही और इसे शदीद गुस्सा आया। मावी चेंज कर आया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। जब हया की आवाज़ पर वो रुका। नैना का ब्रेसलेट कौन से आइंस्टाइन के चचा ने बनाया था जिसका लॉक तुम लगा रहे थे? मावी को देखकर हया ने जलकर कहा, ओह! तो ये सारी मिर्चें इस बात पर लगी हुई हैं। वैसे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है तुम्हें? मावी ने सीरियस अंदाज़ में हया को देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर हँसी का शायबा तक नहीं था। लगी हुई है मिर्चें और हो रही है तकलीफ़। आखिर कौन है वो जो इतनी चिपक कर तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी और कह रहे थे तुम इसका हाथ पकड़ कर? हया ने इसके सामने आते हुए दोनों हाथ कमर पर रखकर लड़ने वाले अंदाज़ में कहा, तुम्हें आप मिर्चें लगें या तकलीफ़ हो, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। और हाथ पकड़ के मैं इसकी तारीफ़ कर रहा था क्योंकि अच्छी लग रही थी। अगर बहुत पहले डैड की बात मान लेता तो आज तुम्हारी जगह वो यहाँ खड़ी होती, मेरी बीवी के रूप में। हया को अच्छी तरह सुलगा कर वो बेड पर लेटने का इरादा रखता था जब हया ने इसका बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। बहुत पछतावा हो रहा है इससे शादी न करने करके। हया की नाक गुस्से से सुर्ख होने लगी। मैं क्यों पछताने लगा भला, जब चाहे इसे अभी बीवी बना सकता हूँ। इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है मर्द को। वो हया का हाथ अपने बाजू से हटाता हुआ बोला। संजीदगी इसके चेहरे पर उंस बरकरार थी। बहुत आँख लगी हुई है तुम्हें शादियों की, ज़रा करके तो दिखाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ और इस नैना डायन का क्या हशर करती हूँ। हया ने गुस्से में इसका गिरबान पकड़कर कहा, हाँ, लगी हुई है, मुझे आँख पर धुआँ तुम्हारे पास से क्यों उठ रहा है? मैं अपने मामलात में खुद मुख्तार हूँ, जो चाहे करूँ, तुम्हें मेरे अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा होता जब जो तुम आज आंटी अंकल के घर रुक जाती, कम से कम इस वक़्त मेरे दिमाग की दही तो नहीं बन रही होती। अपने गिरबान से हया के हाथ झटके से हटाते हुए मावी ने सख्त लहजे में कहा, कल अगर नैना से तुमने फ्री होने की कोशिश की या इससे तुमने फ्री होने की कोशिश की, तो दोनों सूरत में मैं इस कार्टून का थोबड़ा बेकार कर रख दूँगी, क्योंकि मैं भी अपने मामले में खुद मुख्तार हूँ।
इसलिए मेरी मर्ज़ी में रुकूँ अपने माँ-बाप के घर या नहीं, कौन से तुम्हारे अंदर घुस के सो रहे हूँ। अभी तो सिर्फ़ दही बनाई है ना, कल पूरा रायता बनाऊँगी। हया इसको वार्निंग देकर तन-फन करती हुई चेंज करने चली गई। 2 महीने से मुझे इग्नोर किया हुआ है और खुद से 2 घंटे की इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं। माविन ने सर झटकते हुए सोचा। सनम बेड पर आकर बैठी हुई थी। हादी रूम में आकर सनम के पास बेड पर बैठा। सनम के हसीन रूप को अपनी आंखों में जब्स करते हुए धीरे से मुस्कुराया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँ। हादी ने सनम के मेहंदी लगे हाथों को थामते हुए कहा, मगर इससे पहले यह हकीर सा तोहफा मेरी तरफ से कबूल करो। हादी ने बेड के साइड टेबल की ड्रॉर से एक डिब्बा निकाला, इसमें 2 कंगन निकालकर सनम को पहनाए। ये तोहफा हकीर नहीं, बहुत कीमती है। सनम ने बगैर मुस्कुराए धीमी आवाज़ में हादी को कहा, नहीं, इसकी कीमत तुम्हारे हाथों में पहनाने के बाद बढ़ गई। हादी ने इसका हाथ अपने होठों से लगाते हुए कहा तो सनम ने संजीदगी से हादी को देखा। क्या हुआ, तुम खुश हो? हादी ने नोट किया वो जब से रूम में आता सनम एक दफ़ा भी मुस्कुराई नहीं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम और ख़ास था, मगर आपने आज के दिन मेरी खुशी को फीका कर दिया। आपको भाई को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था हादी। आखिरकार सनम के मुँह पर शिकवा आ गया। ओहो, तो इतनी छोटी-सी बात को दिल से लगा कर बैठी हो तुम, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इस बात को लेकर अपने साथ-साथ मेरी खुशियों को भी फीका करो, भूल जाओ सब। हादी ने सनम के गाल थपथपाते हुए कहा, मेरे लिए छोटी बात नहीं हादी, आपको सबके सामने भाई को इस तरह नहीं कहना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा। सनम ने अपनी आंखों में आते हुए नमी को पीछे धकेलते हुए हादी से दोबारा शिकवा किया, और मुझे यूँ तुम्हारा अपने भाई का ज़िक्र करना अच्छा नहीं लग रहा। सनम, आज का दिन मेरे लिए मायने रखता है और मैं इस वक़्त सिर्फ़ तुम्हारी और अपनी बातें करना चाहता हूँ, किसी तीसरे की नहीं, ओके? हादी ने अभी भी नरम लहजे अपनाते हुए सनम से कहा, जिस पर हना सनम हादी को चुप करके देखती रही, जैसे इसकी आंखें शिकवा कर रही हों। अब क्या हुआ सनम? हादी ने इसकी आंखों का मफ़हूम समझते समझते हुए उकता कर इससे पूछा। कुछ नहीं, मैं चेंज कर कर आती हूँ, सनम ने बेड से उठते हुए कहा। जाते-जाते बेडरूम की लाइट बंद कर देना। हादी ने बेड पे लेटते हुए सर अंदाज में कहा। इसने सनम की ज़बान तो बंद कर दी थी, मगर आँखों में वो अभी भी वही शिकवा लिए हुए उसे देखती रही, जिससे हादी का मूड ख़राब हुआ। सनम लाइट ऑफ करके चेंज करने चली गई। वापस आई तो हादी को अपनी आँखों पे हाथ रखे हुए पाया। वो चुप करके बेड पर आकर दूसरी साइड पर लेट गई। रात को जाने कौन-सा पहर था जब हादी की आँख सिसकियों की आवाज़ से खुली। इसने अपना हाथ आँखों से हटाकर देखा तो सनम अपने मुँह पर हाथ रखे अपनी सिसकियाँ दबाने की कोशिश कर रही थी। सनम, क्या हुआ? इधर आओ मेरे पास। हादी उठकर और लैम्प जलाता हुआ बोला। सॉरी, वो ऐसे ही रोना आ गया था। सनम आंसू साफ करके वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो हादी ने इसे खींचकर सीने से लगा लिया। सॉरी। सनम को सीने से लगाकर इसने आहिस्ता से बोला तो सनम को मजीद रोना आया। मैं आपको भी नाराज़ नहीं करना चाहती हादी, मुझे आपसे भी प्यार है। सनम अब वो नाम लेने से अपने आप को बाज रखा जिसकी वजह से हादी इससे नाराज़ हुआ था। हादी ने फील किया तो इसे दुख हुआ। नहीं हूँ मैं तुमसे नाराज़, बेवकूफ़ समझा हुआ जो इतनी प्यारी बीवी से शादी की रात को नाराज़ हो जाऊँगा। हादी ने उसका चेहरा थामते हुए बात को मज़ाक रंग देते हुए कहा, फ़िज़ूल में इतने आँसू बहा दिए, आइज़ कितनी रेड कर ली। वो सनम के आँसू साफ़ करके इसकी आँखों को चूमने लगा। हादी प्लीज़ मुझे, सनम ने कुछ बोलना चाहा, अब कुछ भी नहीं बोलना। हादी ने इसके कुछ बोलने से बाज रखा और उसे बेड पे लिटाकर इस पर झुका। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं जिससे तुम खुद भी वाकिफ़ नहीं हो, और पता है वो 2 क्वालिटीज़ क्या हैं सनम? हादी सनम का गाल सहलाते हुए पूछ रहा था। क्या? सनम ने हादी को देखकर पूछा। एक ये कि तुम दिल में उतरने का फ़न खूब अच्छी तरह जानती हो। हादी ने इसके दोनों गालों को बारी-बारी होठों से छुआ। दूसरी क्वालिटी जानना चाहोगी? इसके पूछने पर सनम ने अपनी आँखों को चिपकाया। दिल पर काबिज़ होने के बाद अब तुम कतरा-कतरा हादी मसूद के दिमाग पर भी काबिज़ हो रही हो। मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जादू चलाया है तुमने अपना। हादी ने सनम के होठों पर अपने होंठ रखे। अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के साथ-साथ अपने वजूद में भी शामिल करना चाहता हूँ। इजाज़त है? हादी ने इसकी रज़ामंदी जाननी चाहिए। मैं अपना आप आपके नाम कर चुकी हूँ हादी। सनम ने लज़रती पलकों के साथ अपनी आमदगी ज़ाहिर की। हादी ने आगे हाथ बढ़ाकर लैंप बंद कर दिया। वाह डैडी, दाद देनी पड़ेगी आपको। लड़की को पॉलर से उठाने का क्या सुपर फ्लॉप प्लान बनाया आपने। कर दी इस ऐसे एएसपी ने अपनी बहन की शादी और बन गई वो किसी और की दुल्हन। साहिल लड़खड़ाते कदमों के साथ अवेश राजी के करीब आते हुए बोला। शराब के नशे में तो इसकी आंखों के डोरे लाल हो रहे थे। यूं बेवकूफ़ों की तरह मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं। ख़त्म नहीं हो गई सारी लड़कियां जो इसके लिए रोक लगा कर बैठे हो। तुम्हें कौन सा इसकी शादी करनी थी, उठवा लेना फिर कभी। हामिद साहिर को इसके रूम में छोड़कर आओ और शकील को फ़ोन करो। एएसपी की तस्वीर और अमाउंट दोनों भेजो। इससे कहो आज ही हर हाल में काम हो जाना चाहिए। अभी शराजी ने अपने ख़ास मुलाजिम को हुक्म दिया और ख़ुद अपने रूम में चला गया।
वो नींद में थी जब इसे अपने चेहरे पर मुलायम से लम्स का एहसास हुआ और नाक के नथों से भीनी-भीनी खुशबू टकराई। सनम ने आँखें खोली और अपने चेहरे को छूकर देखा तो गुलाब की पत्तियाँ इसके गाल और माथे पर बिखरी हुई थी। गुलाब की पत्तियाँ अपने चेहरे पर से हटाकर इसकी नज़र अपने बराबर में हादी पर पड़ी, जो तकिए पर घूंघट टिकाए इसी को देख रहा था। नींद पूरी हो गई तो उठ जाओ मम्मा 2 बार दरवाज़ा खटखटाकर जा चुकी हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सनम को देखकर बोला। इसकी बात से सनम की नज़रें न शर्म से झुक गईं। कल रात दादी ने न सिर्फ इसे अपनी चाहतों का यकीन दिलाया बल्कि अपने अमल से भी बताया था वो इसके लिए कितनी अहम है। क्या हुआ बेडरूम से बाहर निकलने का मूड नहीं है तो मैं बोल देता हूँ मम्मा के कि आपके बेटे ने आपकी बहू को सारी रात सोने नहीं दिया इसलिए वो थोड़ा सोना चाहती है। हादी इसको लेटे हुए देखकर शरारत से बोला। हादी प्लीज़ ऐसे नहीं कहिए मुझे बाहर जाते हुए शर्म आएगी। सनम इसकी बातों पर ब्लश करने लगी तो हादी मुस्कुराया। यार अब इस तरह शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा। वो उसकी झुकी पलकों को चूमते हुए बोला। हादी आंटी वाक़ई 2 बार आई थी, वो क्या सोच रही होंगी मुझे अजीब लग रहा है बाहर जाना। सनम की बात पर वो ज़ोर से हँसा। फिर तो हम दोनों को जल्दी से बेडरूम से बाहर निकलना चाहिए वरना जितनी देर लगाएँगी मम्मा के साथ-साथ बाबा भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। हादी उठते हुए बोला। वो भी बेड से उठ गई और वार्डरोब से खोलकर अपना ड्रेस निकाला जो कि ख़ास नईमा ने शादी के दूसरे दिन के लिए बनवाया था। ये नहीं आज ये वाला ड्रेस पहनो। हादी ने पैरेट ग्रीन का कलर का ड्रेस निकाल कर दिया जो कि हफ़ीज़ा और हादी ने सनम के लिए पसंद किया था। सनम ने मुस्कुराकर हादी के हाथ से इसका मुंतखब करदा ड्रेस लिया और शावर लेने चली गई। उठो भई क्या हुआ पूरा अस्पताल बेचकर सो रहे हो? हया ने माविया का शोल्डर ज़ोर से हिलाया तो माविया की आँख खुली। इतनी देर कैसे सो गया मैं आज? घड़ी में 10 बजे का टाइम देकर माविया ने कहा वरना इसकी आदत सुबह जल्दी उठने की थी। किसी का दिल जलाकर सो गए तो ऐसे ही सुकून की नींद आती है। शर्ट के बटन बंद करते हुए माविया ने हया की बात पर इसको देखा जो कि वार्डरोब से अपना ड्रेस निकाल रही थी। जब इंसान का अपना दिल जलता है तभी तो एहसास होता है वरना दूसरों को क्या खबर बेपरवाह लोगों को। माविया कहता हुआ खुद भी वार्डरोब के पास आया। मोहब्बत करने वाले कभी भी अपनी मोहब्बत के साथ ये रवैया नहीं रखते जो तुमने मुझसे अपनाया हुआ है। माविया करीब आया तो हया ने इसे शिकवा करते हुए कहा। माविया इसके करीब आया तो हया पीछे हटी। माविया के मजीद इस तरह की तरफ कदम बढ़ाने से वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। माविया इसको संजीदगी से देख रहा था और वो शिकवा भरी निगाहों से इसको देख रही थी। माविया ने इसके कमर के गिर्द अपना एक हाथ हायल करके इसे खुद से करीब किया और दूसरे हाथ से इसकी थोड़ी थाम कर इसका चेहरा मजीद ऊंचा किया। कैसा रवैया अपनाया जाए चाहिए मुझे? हया के होठों के करीब अपने होठ लाकर वो हया से पूछने लगा। माविया को अपने इतने करीब देखकर वो कुछ नहीं बोली और अपने आँखें बंद कर लीं। ऐसा पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा था, मगर माविया के अंदाज़ ने इसे आँखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। बोल अब बोल क्यों नहीं रही? हया की बंद आँखें देखकर वो हया के लजरते हुए होठों पर अपनी उँगलियाँ फेरता हुआ इससे पूछ रहा था। थोड़ी देर तक वो हया का चेहरा इसी तरह देखता रहा, फिर एक झटके से इसको छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट पहले जिस शहर ने हया को अपने हिसार में लिया था, एक छनाके से टूट गया। हया का मज़ीद खून खौला, वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। चेंज करके जब वो नीचे आए तो नईमा और हया दोनों तैयार खड़ी थीं। कहीं जाने का इरादा है? माविया ने नईमा की तरफ देखकर पूछा। बेटा नाश्ता लेकर जाना है, सनम के लिए वो इंतज़ार कर रही होगी। हम दोनों को तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चलो देर हो रही है। नईमा ने जूस का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या नाश्ता भी नहीं करवा सकते वो लोग सनम को? और मैं कहीं नहीं जाने वाला इस वक्त। माविया की तेवरी पर बल आए। वो सुबह हाथी की शक्ल हर किस नहीं देखना चाहता था इसलिए बेजारी शो करते हुए बोला। माविया की रस्म होती है ज़ैन और हो नहीं आए थे क्या है हया के पास और तुम्हें बहन को देखने का दिल नहीं चाह रहा? नाइमा ने इसका मुँह देखते हुए तहम्मुल से समझाया। अगर नहीं जा रहा तो इसकी मिन्नतें क्यों कर रही हैं? ड्राइवर के साथ चली जाओ तुम और हया। फ़िज़ा ने हॉल में आते हुए नाइमा से कहा। वो कल से माविया से बात नहीं कर रहा था। माविया ने 2 बार कलाम करने की खुद से कोशिश की मगर फ़िज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से भी माविया को हया के ऊपर और भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। गाड़ी में आ जाएँ वेट कर रहा हूँ मैं। माविया बोलता हुआ बाहर निकल गया। अंकल आप ही चलते? हया ने खिज़र से कहा। बेटी का ससुराल है, तुम लोग जाओ, वापसी पर सनम आएगी तब देख लूँगा इसे। फिज़ा ने हया को जवाब दिया तो वो भी नईमा के पीछे बाहर निकल गई। इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? इतना कुछ लेकर आ गई आप। फ़िज़ा ने खुशदिली से मिलते हुए नईमा से कहा। बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं आना था ना पहली दफ़ा। नईमा ने मुस्कुरा कर कहा। फ़िज़ा आंटी कैसी हैं आप? हया ने फ़िज़ा से मिलते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी जान, मगर तुम बहुत बदल गई हो। एक दफ़ा भी शादी के बाद शौहर को लेकर नहीं आई। फ़िज़ा ने हया को गले लगाते हुए माविया को देखा तो इसने सर हिलाकर सलाम किया और फिर बिलाल से मिलने लगा। आप सब लोग बैठें प्लीज़, मैं और हादी और सनम को बुलाकर लाती हूँ। फ़िज़ा ने रूम से निकलते हुए कहा।
सनम और हादी ड्राइंग रूम में आए तो सनम थोड़ा झिझक कर नईमा और हया से मिली। हादी और माविया ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। हादी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया तो माविया ने भी इससे मुसाफा किया। कल के वाक़ये की वजह से सबकी नज़रें इन दोनों पर थी। दोनों की नॉर्मल अंदाज में मिलने पर सनम ने सुख का सांस लिया। हादी ने मुंह दिखाए में क्या दिया है, हया के पूछने पर सनम ने शर्मा कर इसे हाथ में कंगन की तरफ इशारा किया। बहुत प्यारा गिफ्ट है। हया ने इसके शर्माते हुए रूप को देखकर कहा और उसे खुश रहने की दुआ दी। अपने ऊपर माविया की नज़रें महसूस की तो हया माविया की तरफ देखा, मगर वो बिलाल से बातें कर रहा था। इसने अपना वहम समझकर सर झटक जाने के वक्त नाइमा ने फिजा से इजाज़त ली। चलो सनम, माविया ने सनम को कहा। सनम को रहने दो माविया, वो नहीं जाएगी। माविया के कहने पर सनम उठी, मगर हादी की आवाज़ पर एकदम रुक गई। अरे क्यों नहीं, अरे क्यों रहने दूँ हादी, ये रस्म होती है, शाम में आ जाएगी सनम। एकदम हादी के बोलने पर फिजा बोल उठी। रस्में वस्में क्या होती हैं, ये मैं सब फजूल की बातें हैं। हादी ने सनम को इशारे से जाने के लिए बांस रखते हुए कहा और वो सर झुका गई। हादी अंकल वेट कर रहे हैं सनम का। हया ने हादी को बोला। हाँ तो शाम में ही वलीमा है, मिल लेंगे वो, हादी ने संजीदगी से कहा। हादी सनम अभी अपने घर जा रही है, इसे शाम में ले आना। बिलाल ने इसे नरम लहजे में कहा, मगर आंखों में वार्निंग वाजी थी। नहीं भाई, हादी ठीक ही कह रहा है, शाम में तो मुलाकात हो जाएगी और अभी तो हम मिल ही लिए सनम से और अब मिलना मिलाना तो लगा ही रहेगा। इजाज़त दें आप लोग हमें। नाइमा ने आंखों के इशारे से माविया को कुछ बोलने से बात रखते हुए तरीके से बात संभाली और सबकी तरफ देखकर इजाज़त ली। माविया ने खार खाने वाली नज़रों से हादी को देखा और बिलाल से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। नाइमा और हया भी सबसे मिलकर इसके पीछे चल दी। तुमने मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया। हादी ने सनम को कितने प्यारे कंगन गिफ्ट किए हैं। हादी के घर से आने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था, तब हया की ज़बान से शिकवा फिसला। गिफ्ट इनको दिया जाता जो आपकी गिफ्ट की कदर करते हो। रिंग और पेंडेंट दिया था, क्या किया तुमने इनके साथ? और तुम वेडिंग गिफ्ट की किस मुंह से बात कर रही हो? ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालकर हमारी वेडिंग नाइट याद करो। माविया ने जताई हुई नज़रों से इसको देखकर कहा तो हया ने नज़रें नीचे झुका ली। माविया रूम से बाहर निकल गया। वलीमे का फंक्शन बहुत अच्छा जा रहा था। हादी और सनम आज बहुत प्यारे लग रहे थे। सुबह माविया और हया के जाने के बाद हादी ने रूम में आकर सनम को पुशकवा निगाहें देखकर, आंखें दिखाकर इस पर अपनी मोहब्बत जताकर इसे मना लिया था। वो इसे अपने पास देखना चाहता था, दूर भेजने का मूड बिल्कुल नहीं हो रहा था। हादी की ऐसी बातों और मोहब्बत के अंदाज ने से सनम को थोड़ा बहुत शिकवा दूर हुआ। हया ने आज नईमा से मदद लेकर साड़ी बांधी थी और उसे नए लुक में वो सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसने सबसे तारीफ़ें वसूल की। जब अपने आप को किसी की नज़रों हिसार में महसूस करती, तब इसकी नज़र माविया पे पड़ती, मगर वो हर दफ़ा किसी न किसी से बातें करते हुए इसे मशगूल नज़र आ रहा होता। एक दफ़ा फिर हया की बेबसी इसकी ये गुस्से में ढलने लगी। तकरीब के अख्ताम पर सब अपने अपने घर जाने लगे। तुम मॉम डैड के साथ घर क्यों नहीं गई? माविया ने हया को बैंक्वेट में देखकर पूछा, क्योंकि थोड़ी देर पहले खजर और नाइमा ड्राइवर के साथ घर निकल चुके थे। माविया ने ख़ास तौर पर नाइमा को हया को भी साथ ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जाना था। हया ने संजीदगी से कहा, हर वक्त बच्चों वाली बातें मत किया करो हया, मुझे इस वक्त काम से जाना है। माविया इसको देखकर बिगड़ कर बोला, कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें रात को जाना ज़रूरी है? हया ने भी बिगड़ते हुए इसी के अंदाज में माविया से पूछा, ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, तुम अभी घर के लिए निकलो ताकि मैं भी यहाँ से जाऊँ। माविया ने इसको देखकर संजीदगी से कहा और अपना पॉकेट से वो मोबाइल निकाला। ड्राइवर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है माविया, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, हया ने ज़िद्दी अंदाज अपनाते हुए कहा, जिस पर माविया ने गुस्से में इसका बाजू पकड़कर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। तुम हद से ज़्यादा ज़िद करने लगी हो हया, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ रहना तो आदतें बदलो अपनी। मावी ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, इसे अरसल की तरफ जाना था, इसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से अरसल तकरीब में शिरकत नहीं कर सका था। तुम तो मेरी सब आदतों से वाकिफ़ थी शादी से पहले, तो अब बुरा क्यों लग रहा है? बदलने की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। ये जो चंद दिनों से तुमने जो अंदाज़ अपनाया हुआ है, इसे बदलो। हया ने इसकी तरफ देखकर कहा, पसंद तो तुम्हें मेरे वो अंदाज़ भी नहीं थे जो पहले अपनाए हुए थे, अब तो फिर इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है तुम्हें? माविया ने बहस करते हुए शॉर्टकट के चक्कर में कार को इस साइड पे मोड़ा जहाँ सुनसान इलाका था। हाँ, हो रही है तुम्हारे अंदाज़ से तकलीफ़, तो मुझे यूँ सबके सामने इग्नोर नहीं कर सकते। हया ने गुस्से में माविया से कहा, जो लोग मोहब्बत के काबिल नहीं होते, इन्हें इग्नोर ही किया जाता है और तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। सुना तुमने? माविया ने भी इसी के अंदाज़ में गुस्से से कहा, मैं मोहब्बत के काबिल नहीं, क्या मतलब?
अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? हया ने गुस्से की बजाय आहिस्ता आवाज़ में माविया से पूछा। हाँ, अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर। माविया का जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ और एकदम गाड़ी डिसबैलेंस हुई। हया का सर शीशे पर लगा। माविया ने स्टीयरिंग ज़ोर से मुख्तलिफ से घुमाया। एक के बाद दूसरा धमाका हुआ तो गाड़ी आड़ी तिरछी होने लगी। माविया को ये समझने में देर नहीं लगी किसी ने इसकी गाड़ी के टायर पर फायर किए हैं। हया फ़ौरन नीचे बैठो, माविया ने चीख कर हया से कहा। एक झटके से गाड़ी रुकी। माविया ने फ़ौरन हया को इसकी सीट से नीचे बिठाया और खुद अपनी सीट पर बैठा हुआ आधा हया की सीट पर झुक गया। चंद सेकंड लगे, एकदम गोलियों की बारिश शुरू हो गई जिससे इनकी गाड़ी के आगे का शीशा पूरा चकनाचूर हो गया। जैसे ही गोलियां चली, मावी ने हया के सर से अपना सर जोड़कर नीचे की तरफ झुकाया। गाड़ी के शीशे के टुकड़े इन पर गिरे। फिर 1 मिनट के लिए खामोशी छा गई। हया, तुम ठीक हो? माविया ने सरगोशी से हया से पूछा। ये लोग कौन है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? माविया, हया की रोती हुई आवाज़ मुंह से निकली। कुछ नहीं, परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। माविया ने इसके रोने पर इसे तसल्ली देते हुए कहा। कार से चंद लोग उतरे। गाड़ी के दरवाजे खोलने पर फिर बंद होने की आवाज़ आई। बाहर आवाज़ों से मावी ने अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी गाड़ी के कुछ फासले पर सामने 2 गाड़ियां हैं। इसे जल्दी कुछ करना था वरना वो लोग इन तक पहुंच जाते तो इनका बचना मुश्किल होता, क्योंकि 2 गाड़ियों में अफराद की तादाद 6 या 7 होगी। इसने अपने होठों पर उंगली रखकर हया को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि इस वक्त हया की शक्ल ऐसी हो रही थी कि वो अभी चीख चीख कर रोना शुरू कर देगी। सीट के नीचे से जल्दी से मेरा रिवॉल्वर दो, हरिया। माविया ने हया के कान में सरगोशी की। हया ने सर हिलाया और कांपते हुए हाथों से सीट के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला और माविया को थमाया। तुम दोनों गाड़ी के पास जाकर देखो, बच गए हैं या मर गए हैं। माविया और हया को बाहर से आवाज़ सुनाई दी। माविया ने एक बार फिर हया को चुप रहने का इशारा किया। डर की वजह से इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर माविया की बात मानते हुए इसने मुंह से आवाज़ नहीं निकाली। रिवॉल्वर में इस वक्त 6 गोलियां थी और बाहर आदमियों की तादाद का कुछ अंदाज़ा नहीं था। माविया को वो गोलियां सोच समझ कर इस्तेमाल करनी थी। इसे अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई इसकी गाड़ी की तरफ आ रहा हो। माविया ने सर उठाकर अचानक फायर किया और फौरन चुप किया। आगे बढ़ने वाले आदमी से एक के कंधे पर गोली लगी थी, बाकी सब नीचे बैठ गए। ये गोली माविया ने चलाई ही इसलिए थी कि ताकि इन्हें ये अच्छी तरह असबर हो जाए कि अंदर मौजूद फर्द के पास भी हथियार है, इसलिए अब वो सोच समझ के गाड़ी की तरफ आए। इतने में से टाइम मिल जाएगा, वो कम से कम हया को सेव कर देगा। माविया की गोली माविया की गोली चलाने के बाद वो लोग मोहताज हो गए थे। फिजा में एकदम फिर खामोशी छा गई। हया की सिसकियां निकलने लगी। ये लोग हमें मार देंगे, हम मर जाएंगे। हया खौफ से रोते हुए बोलने लगी। हया, मुझ पे यकीन रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ देखो, भरोसा है ना? है ना तुम्हें मुझ पर? वो आहिस्ता आवाज़ में तसल्ली देता हुआ हया से पूछ रहा था। हया ने रोते हुए सर असबात में हिलाया। अब जैसे मैं कहूँगा तुम वैसा करोगी, मानोगी ना मेरी बात? हया के पूछने पर हया ने रोते हुए एक दफ़ा फिर सर हिलाकर इकरार किया। गुड। माविया के कहने के साथ ही हया की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की देर थी, एक बार फिर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। हया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माविया ने इसके सर पर अपना हाथ रखा। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखो मेरी तरफ। माविया ने इसे बच्चों की तरह बहला रहा था। दरवाज़ा खुलने से माविया ने ये देखा, सामने रोड पर 2 कदम के फासले पर ही जंगल है। हया, जब मैं इशारा करूँगा तुम्हें फ़ौरन गाड़ी से निकलकर भागना है, बगैर देर लगाए तुम पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखोगी और तेज़ी से भागते हुए इस तरफ जाओगी। माविया ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए इसे पूरी बात समझाई। नहीं माविया, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती हूँ? मैं कहीं नहीं जा रही। हया ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। तुमने अभी प्रॉमिस किया था तुम मेरी बात मानोगी। हया प्लीज़, इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है, तुम ऐसे ही करोगी जैसे मैं कह रहा हूँ। बताओ, मानोगी ना मेरी बात? माविया ने दोबारा हया से पूछा। हया ने रोते हुए सर अकरार में हिलाया। गुड, अब रेडी रहो। माविया ने स्माइल देकर इसके गाल थपथपाए। और एक बात और, मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ सकता, माविया ने इसके माथे पर अपने लप रखते हुए कहा। माविया ने अपनी पोजीशन संभाली, रिवॉल्वर वाले हाथ को हल्का सा ऊपर किया। लगातार 3 से 4 फायर इसने सामने गाड़ी पर किए। हया गो फायर करने के साथ ही सब नीचे बैठ गए। हया गाड़ी से निकलकर माविया की हिदायत पर अमल करती हुई तेज भागकर जंगल में गुम हो गई। वो अपनी रफ्तार से बहुत ज़्यादा तेज भागी थी। इस तरफ लड़की भागी है, तुम इसके पीछे जाओ। माविया को आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी का दरवाज़ा खोले होने की वजह से एक आदमी जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आया। माविया ने रिवॉल्वर से इसका निशाना लिया। गोली इसके कमर पर लगी और वो नीचे गिर गया। माविया ने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। एक दफ़ा फिर इन लोगों ने माविया की गाड़ी पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी।
हया बहुत तेज़ी से भागी जा रही थी, सैंडल पहनने की वजह से इससे भागा नहीं जा रहा था, मगर अपने पीछे आती गोली की आवाज़ से इसके कदम सुस्त नहीं हो पड़ने दिए। मगर नीचे पड़े पत्थर से वो बुरी तरह टकरा कर लड़खड़ा कर गिरी, मगर इस पर दहशत इतनी सवार थी कि इसने सैंडल उतार कर दोबारा भागना शुरू कर दिया। इसका साँस फूलने लगा, हर तरफ अंधेरा, बड़े-बड़े हर तरफ झाड़ियाँ, इसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। एक बड़े से दरख्त आड़ में वो छुप कर बैठ गई और अपना फूला हुआ तनस्सुफ़ बहाल करने लगी। अभी वो थोड़ी देर ही गुज़री थी कि एक दफ़ा फिर दूर कहीं से गोलियों की आवाज़ आने लगी। माविया, इसका दिल बंद होने लगा। नहीं, नहीं माविया प्लीज़। माविया को लेकर इसके दिल में बुरे-बुरे ख़यालात आने लगे। इसका दिल डूबने लगा। हया, मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। थोड़ी देर पहले बोला गया माविया का जुमला याद करके वो दोबारा रोने लगी। चंद मिनट और गुज़रे, इसे तेज़ जूतों की आवाज़ सुनाई दी। यानी कोई भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। वो खौफ़ से काँपे। इसका क्लच जिसमें मोबाइल था वो गाड़ी में ही रह गया था। वो अभी कुछ सोच भी नहीं पाई थी जब इसके कंधे पर किसी ने अपना भारी हाथ रखा। इससे पहले कि इसके मुँह से चीख निकलती, किसी ने इसके मुँह पर हाथ रख दिया। हया को हया को गाड़ी से निकालने के बाद इसे थोड़ा-सा इत्मीनान हुआ। इसने रिवॉल्वर चेक किया तो सिर्फ़ एक गोली बची थी। इसने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला। इंस्पेक्टर साहब को कॉल मिलाई, मगर दूसरी तरफ बेल जा रही थी, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसे आज अपनी किस्मत ख़राब लगी। बोल्ट्स चेक करने के बाद इसने सीट के नीचे अपना हाथ डाला तो इसके हाथ से कुछ टकराया। इसने हाथ मज़ीद आगे सिरका के वो चीज़ थाम ली। हाथ बाहर निकाला तो वो शेल था। आँखें बंद करके इसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे एक चांस दिया। सनम की मेहंदी से 2 दिन पहले इसकी ड्यूटी किसी जमात के सियासी जलसे में लगी हुई थी। तभी सारे हथियार और असला इसकी गाड़ी में वहाँ तक पहुँचाया गया था। यकीनन ये शैल इस वक़्त गाड़ी में ही रह गया था। एएसपी, मेरी बात गौर से सुनो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को शराफ़त से हमारे हवाले कर दो। इन 7 लोगों में से एक के कंधे पर गोली लगने की वजह से और एक की कमर पर गोली लगने की वजह से 2 ज़ख्मी हुए थे, जबकि 5 रह गए थे। इनमें से एक ने माविया को मुख़ातिब करते हुए कहा, जिसका माविया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सारे अफ़राद एक साथ माविया की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। माविया इन लोगों के कदमों की आवाज़ से अपने और इनके दरमियान फ़ासले का तयन कर रहा था। जब इसे अंदाज़ा हो गया कि अब फ़ासला तकरीबन 7 से 8 कदम का रह गया, तब इसने गाड़ी के टूटे हुए शीशों से शैल बाहर की तरफ उछाला। आँखें बंद करके वो अपना साँस रोककर अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अगले इक़दाम के लिए तैयार करने लगा। शैल फेंकने से जैसे ही फ़िज़ा में धुआँ फैलना शुरू हुआ, वो तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। खुद भी जंगल की तरफ भागा। इसके पीछे किसी एक ने फायर खोल दिए। फ़िज़ा में एक बार फिर गोलियों की आवाज़ बुलंद हुई, मगर जब तक वो अंधेरे और घने जंगल में गुम हो चुका था, वहाँ चलो वो इस तरफ गया है। बुरी तरह खाँसते हुए एक फ़र्द ने बाकियों को इशारा करके बताया, मगर सब आँसू गैस की वजह से अपनी आँखें मसल रहे थे और बुरी तरह खाँस रहे थे। सबको अपनी हालत बहाल करने में 10 से 15 मिनट लग गए। माविया भागता हुआ जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद इसे हया की सैंडल्स पड़ी हुई नजर आई। सैंडल्स उठाकर इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक झाड़ियों और दरख्तों के अलावा इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल ही दिल में वो हया के मिलने की दुआ करता हुआ मस्जिद आगे बढ़ा। थोड़ी दूर से झाड़ियों में अटका हुआ हया का साड़ी का टुकड़ा मिला, यानी वो यहीं कहीं होगी। झाड़ी से कपड़ा निकालता हुआ वो थोड़ी दूर भागा। एक दरख्त के पीछे से हया के साड़ी का पल्लू नजर आया। आंखें बंद करके शुक्र अदा करते हुए दरख्त के पास पहुंचा। जैसे ही इसने हया के कंधे पर अपना हाथ रखा, तो फौरन अपना दूसरा हाथ इसके हया के होठों पर रखना पड़ा। बेबी, मैं हूँ तुम्हारा 2 टके का पुलिस वाला। मावे ने करीब आकर इसके कान में सरगोशी की। वो चंद सेकंड इसे बेयकीनी से देखती रही, फिर इसे चेहरे पर और अपने सीने पर हाथ लगाकर महसूस किया वो वाक़ई इसके सामने था, सही सलामत। हया की कैफ़ियत समझते हुए वो हया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, कुछ नहीं हुआ जानम, कहा तो था, जब तक तुम्हारी आँखों में अपने लिए प्यार ना देख लूँ मैं मरने वाला नहीं। माविया के कहने की देर थी। हया तड़प कर इसके सीने से लगी और बेइख्तियार इसने रोना शुरू कर दिया। माविया ने इसके गिर्द अपने हाथ बाँधकर इसे दिलासा दिया, सब ठीक है, या मैं ठीक हूँ, प्लीज़ अब चुप हो जाओ, हमें यहाँ से निकलना है, खतरा अभी टला नहीं है, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। इसने खुद से हया को अलग करते हुए कहा। फिर हया आप हाथ पकड़कर तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। हया, तेज चलो प्लीज़। माविया इसकी वजह से भाग नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वो तेज नहीं चल पा रही थी। नहीं, मैं और तेज नहीं चल सकती, मेरे पाँव में कुछ चुभा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है। हया ने बेचारगी से कहा, पहले क्यों नहीं बताया, कौन सा पाँव है, दिखाओ। माविया ने रुककर नीचे घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। हया ने अपने दाएं पाँव की तरफ इशारा किया, मुझे शोल्डर से पकड़ो।
माविया ने इसका पाँव उठाकर देखा तो वहाँ पर बड़ा काँटा घुसा हुआ था। माविया के एकदम खींचकर निकालने पर हया ने अपनी चीख तो वाली मगर गुस्से में माविया की तरफ देखा। हमेशा तकलीफ ही देते हो तुम मुझे, हया ने से घूरते हुए कहा। यहाँ पहले से बचने की तदबीर कर लो, फिर गुस्सा करती रहना। तेज़ चलो अब। माविया ने दोबारा इसका हाथ पकड़कर तेज़ चलना शुरू कर दिया। बस माविया, मेरी हिम्मत नहीं है और चलने की। इसका चेहरा देखकर लग तो रहा था वो काफ़ी थक गई है। ओके यहाँ आओ। माविया ने इसे अपने कंधे पर उठाकर आगे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर इसे एक घर नज़र आया। माविया इस घर की तरफ चल पड़ा क्योंकि वहाँ पनाह लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दरवाजे के पास पहुंचकर हया को नीचे उतारा। दरवाज़ा नॉक करना चाहा मगर कुंडी बाहर से लगी हुई थी, यानी घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। वो कुंडी खोलकर अंदर आया। एहतियातन हाथ में रिवॉल्वर लेकर इसने हया को अंदर आने का इशारा किया। जब इसे यकीन हो गया वाकई वहाँ पर कोई मौजूद नहीं, इसने दरवाज़ा बंद किया और साथ ही सामने बड़ी चारपाई पर बैठकर अपना सांस बहाल करने लगा। हया भी इसके पास ही बैठ गई। ये किसका घर है माविया? हया के पूछने पर माविया ने इसको देखा। मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है इस बात का। इतनी मुश्किल सिचुएशन में तुम इतने अहमकाना सवाल मत करो प्लीज़, माविया ने बेचारगी से बोला। तुमसे तो बात करना ही फ़िज़ूल है। हया ने घूर कर इसे देखा। अभी थोड़ी देरी गुज़री थी जब बहुत सारे लोगों की कदमों की आवाज़ आई। माविया और हया ने एक दूसरे को देखा। माविया उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा और हल्की सी खिड़की खोलकर देखा और ताज्जुब से सर हिलाया। कौन है माविया? हया ने डर कर पूछा। कौन हो सकता है? मेरे बाराती आए हैं। माविया ने तब कर कहा और उसका हाथ थाम कर दूसरे रूम की तरफ हया को ले गया।